नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड स्की माउंटेनिंग एसोसिएशन एवं स्काई रनिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जोशीमठ में राष्ट्र स्तर की 2 दिवसीय मैराथन प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ नरसिंह और नवदुर्गा मंदिर प्रांगण से मैराथन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जोशीमठ ओली में मैराथन सहित अन्य साहसिक और रोमांचक खेल प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज जोशीमठ ओली से हिमालयन मैराथन फन रेस सहित अन्य खेलों का शुभारंभ होना हमारे लिए गौरव की बात है। हम लगातार उत्तराखंड में ऐसे कार्य धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं जिससे यहां के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिले। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि 70% सिलेबस भारत सरकार बनाती है। इसके अलावा 30% सिलेबस राज्य सरकार बनाती है। उत्तराखंड के बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ की विरासत पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के जो लोकल त्योहार है उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो लोकल बोलियां हैं उनको बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इससे विपक्ष को कोई परेशानी होनी है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो टॉपर बच्चों के लिए एक नई स्कीम लेकर आया है। हमारे जो भी बच्चे टॉप आएंगे उनको 600 रुपए मासिक से लेकर 2000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि उत्तराखंड में सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र भी बनाए हैं। देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है जिसने विद्या समीक्षा केंद्र बनाए। तो बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी हो चुकी है। पहला राज्य बना उत्तराखंड जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और 70% सिलेबस भारत सरकार बनाती है, 30% सिलेबस राज्य सरकार बनाती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर हम अपने उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी विरासत पढ़ाना चाह रहे हैं, अपने यहाँ के लोकल जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी लोकल बोलियां हैं, उनमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं। तो पिछले दिनों माता साहिब कौर गुरुद्वारा दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी के निधन के बाद अमरीक सिंह जी के अंतिम अरदास पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से सिख समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे भी हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं परिवार से रहकर नाम जपा नहीं जाता है, परंतु अमरीक सिंह जी को ऐसे शख्स हैं जो परिवार के ये बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण है बाबा अमरीक सिंह जी। परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वह गुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें।
खबर देहरादून से, जहां एक बार फिर कांग्रेस तिलक राज बेहड़ के बयान से कांग्रेस ने गुटबाजी होने को और हवा दे दी है। वहीं पूरे मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस गुटबाजी और पार्टी में समन्वय न होने का जिम्मेदार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया है। प्रीतम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को प्रभारी का पद पार्टी ने दिया है तो उसे उस पद का निर्वहन भी करना चाहिए। अगर कोई अपने पद का निर्वहन नहीं करता तो वह दल के साथ सही दिशा में काम नहीं कर रहा। दल होता है वो दो चार लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है। पर उस समय मेरे मन में बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार को देते चाहे उधम सिंह राणा किसी को देते। कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता। एक राजनीतिक दल के अंदर जब सामाजिक मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो आंतरिक द्वंद खड़ा होता है, और मैं कह सकता हूं कांग्रेस आज आंतरिक द्वंद से गुजर रही है कि समाज में जो अपेक्षाएं मुख्य विपक्षी दल से की थी उस पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, और आज हमारे कार्यक्रम को अपना रहे हैं। चाहे कोई चर्चा की चर्चा हो रही हो, यात्रा निकालने की चर्चा हो रही, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सामाजिक विषयों को लेकर आए, सरकार को सुझाव दे, स्वाभाविक रूप से राज्य के विकास में और सार्थक सिद्ध होगा। 20 लाख ज्यादा है ना। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सोनू भी अब पूरी तरह से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पिछड़ा विधायक तिलकराज बेहड़ के समर्थन में आके हैं। सोनू शर्मा ने रुद्रपुर के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर तिलकराज बेहड़ के लिए अनकल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि तिलकराज बेहड़ सिर्फ रुद्रपुर किच्छा के नेता नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से पूरी तरह वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की बदतमीजी महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने शुरू की वो किसी भी तरह से सहन योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पद आते जाते हैं, लेकिन सीनियर लीडर का सम्मान करना चाहिए। रुद्रपुर के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी, वो जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वर्तमान के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और जो कि पूरे सराय में एक कांग्रेस को बड़ी मजबूती दी है तिलकराज बेहड़ जी, जिस तरीके से महानगर अध्यक्ष अनर्गल बयानबाजी तिलकराज बेहड़ जी के खिलाफ कर रहे हैं, तो आज की प्रेस उसी संदर्भ में थी कि महानगर अध्यक्ष को अपनी भाषा पर संयम बरतना चाहिए, अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जाके तिलकराज बेहड़ जी से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए, और साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि किसके इशारे पे कौन उन्हें शह दे रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को वो बदनाम करने का काम कर रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां हरियाणा से लक्ष्मण झूला घूमने पहुंचे एक महिला सहित 3 पर्यटकों में शामिल एक पर्यटक मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान गंगा में डूब गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने गंगा की गहराई से पर्यटक को बाहर निकाला, जिसकी गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि मृतक की पहचान विकास मैदान निवासी रामनगर सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है।
वहीं लालकुआं में कार चालक को झपकी आने से कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें क्षेत्र में शोक की लहर है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रभारी निरीक्षक विपुल कुमार पांडे ने क्षतिग्रस्त वाहन को देखा, जिसके बाद हादसे की जानकारी मिली है। पुलिस ने कार में फंसे सभी लोगों को किसी तरह बाहर निकाला है, लेकिन तब तक सभी की सांसें थम चुकी थी। घटनास्थल पर आसपास गांव के लोगों की भी भीड़ लगी। घटनास्थल पर सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त कार ही खड़ी है। कार के पास बगास पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस ट्रक से कार टकराई है वो चीनी मिल से बगास लेकर निकली थी। जरूर की रामपुर रोड पर अवैध दुकान स्वामियों को नगर निगम अधिकारी विजय नाथ शुक्ला ने दुकानें खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले पर जानकारी देते हुए विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकानें बनाएंगी, जिसको लेकर नगर निगम मुकदमा जीत चुका है और नगर निगम द्वारा दुकानदारों को कई बार दुकानें खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका है। इसके बाद आज हमारी टीम अतिक्रमण हटाने के लिए यहां पहुंची है। लोगों के अनुरोध पर 1 सप्ताह का समय इन लोगों को दिया गया है। अगर 1 सप्ताह में ही ये लोग दुकानें खाली नहीं करते तो नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानें खाली कर ली जाएगी। ये नगर निगम की जमीन है, 1787 इसमें निगम मुकदमा भी जीत चुका है और इन लोगों को हमने कई बार नोटिस के माध्यम से फाइनल नोटिस भी दे चुके हैं, मौके पे बता चुके हैं। आज हम पुनः यहाँ पे आए थे और सभी लोगों के द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत दुकान खाली करके जो अवैध निर्माण है हटा देंगे। तो इससे उनके द्वारा ये जो आश्वासन दिया गया है ये बात करी गई है, तो इसके क्रम में आज हमको करीब 1 सप्ताह का समय चाहिए। हंदवानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिनमें से एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन ने हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। मामले पर जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि एचआईवी मरीजों के लिए एआरटी सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही बताया कि उनकी टीम लगातार जेल में कैदियों की जांच कर रही है और जो भी कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है उनको निःशुल्क इलाज और दवाइयां भी दी जाती है। बहरहाल जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। जेल में एक्चुअली में हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारे एक रूटीन प्रोसेस है। और जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर है वो रेफर करते हैं, उनके एडमिट किया जाकर एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है जेल के अंदर। ये टीम यहाँ से जाके हमारे पास एआरटी सेंटर है। खबर जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मुआ डाबरा नगर पंचायत से है, जहां आकाशवाणी केंद्र खुलने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सभासद और क्षेत्र की जनता चेयरमैन और आकाशवाणी केंद्र का विरोध कर रहे हैं। विरोध दरअसल जमीन को लेकर है। सभासद और ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन को आकाशवाणी केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है, नगर पंचायत ने उस जमीन पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बारात घर, हाईटेक शौचालय और निकाय कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित किया है। निकाय के पास इन कार्यों के लिए दूसरी कोई जमीन नहीं है। ऐसे में लोगों की मांग है कि रोजगार को मद्देनजर रखते हुए भूतपुरी रोड पर बिजली घर के पास निकाय स्वामित्व की भूमि पर आकाशवाणी केंद्र बनाया जाए। यहाँ बहुत सारी विधवा हैं, कहाँ से कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए।
कोई जमीन और नहीं बराबर घर बन दे रहे हैं, गरीबों को लिए तो मेरे घर बनवाना है, गिनती भी नहीं होगी, कहाँ से करेंगे बरात घर वहाँ पर। और यहाँ पे जो इसलिए विरोध में खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ये पता नहीं चेयरमैन साहब ने किस तरह से पता नहीं कहाँ किस तरह से जमीन दे दी, हमें तो पता भी नहीं और ना ही मैंने इस चीज़ का प्रस्ताव कर रखा। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक बारात घर और नगर पंचायत को ऑफिस लगाना चाहते हैं यहाँ पे और दुकानों का निर्माण करवाना चाहते हैं। हमें तो पता नहीं, ना ही हमने किसी को कर रखा और साथ इसलिए हम शहरी जो वार्ड नंबर 2 की शहरी मेरे पीछे अपने शहरी जनता इसी विरोध में खड़ी है। यहाँ प्रस्ताव कर रखे हैं दुकानों के लिए, बारात घर के लिए और ऑफिस भी हमारा गलत जगह है वो यहाँ आ जाए तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी नगर पंचायत को भी। अब आकाशवाणी केंद्र की जगह चाहिए, जगह तो बहुत बड़ी है वहाँ लेने में, और ये मेन जगह है और चारों तरफ दुकानें बने तो विकास होगा अच्छे का सारे। और इस बस्ती में आकाशवाणी केंद्र सही थोड़े थोड़ा साइड होना चाहिए, आकाशवाणी केंद्र हमेशा बस्ती में तो होते नहीं, साइड से हट के। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने चौबट्टाखाल पहुंचकर 22 विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने पोखड़ा, सिदियाखाल, चंपेश्वर, झंगारबो समेत कई अन्य सड़कों का लोकार्पण किया। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौबट्टाखाल में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने के साथ गुरड़खाल क्षेत्र में सड़क का डामरीकरण और हलोटी पेयजल योजना का शिलान्यास किया। वहीं सतपाल महाराज ने लैंसडाउन क्षेत्र नाम बदलकर इसका नाम स्वर्गीय विपिन रावत नगर नाम रखने की मांग रखी। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि नकल विरोधी कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई। सीएम ने कहा कि लैंसडाउन का नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम के दर्शनों को पहुंचेंगे। उनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा और हम सबका प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। उनको लेकर हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की चेतावनी के बाद नगर की बदहाल सड़कों में पैचिंग का काम शुरू हुआ है। विधायक तिवारी ने आंतरिक सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। विधायक ने आज शुक्रवार तक का समय दिया था। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय की सड़कों को डामरीकरण के पैच से ढका गया। इस दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि बीजेपी के सरकार विकास कार्यों के लिए उदासीन है। सरकार के पास सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही है। अल्मोड़ा विधायक ने कहा कि जनता और उनके दबाव के कारण आज अल्मोड़ा की आंतरिक सड़कों का पैच वर्क हो पाया। जिले का मुख्यालय है और यहाँ की पूरी आंतरिक जितनी मोटर मार्केट क्षतिग्रस्त है और विगत कई समय से क्षतिग्रस्त थी, जिस वजह से हमारे यहाँ के चाहे वो चालक हैं, चाहे उनकी गाड़ी है, चाहे हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, आम जनता यहाँ बहुत परेशानी का सामना उठाना। विभाग को दूरभाष में कहने के बावजूद भी, लिखित देने के बावजूद भी उसमें न डामरीकरण किया गया, न हॉर्डिंग्स किया गया, न पैचिंग किया गया। और उसके बाद मुझे आज अल्टीमेट देना पड़ा कि अगर गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, पैचिंग नहीं होगा तो मैं यहाँ पर धरने में बैठूंगा। और आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उदासीन सरकार है। कोरोना केस बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि वैक्सीनेशन जिसका नहीं हुआ है उनका कराना जरूरी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोग वैक्सीन लगवाने जाना ही नहीं चाहते हैं।
हम प्रयास पूर्वक लोगों को ले जाने का काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। विकलांग लोगों को हमने घरों में जाकर वैक्सीन लगवाने का काम किया। फिर भी हम मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह कर रहे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो खुद को वैक्सीन लगवाएं। मैंने कहा कि आज बैकअप क्लियर लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल 98 केस हैं जो पॉजिटिव हैं और उन पे भी खाली जो है बहुत सामान्य है। लेकिन मैंने कहा कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन के जो तीसरी डोज है उस सब पे हमने आग्रह किया है कि लोग लगाएं उसको, और टेस्टिंग बढ़ाने के बाद पता चलेगा कि क्या। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दून से हरिद्वार आते समय डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुके। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों की अपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गन्ना स्टार प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है, इसके रस से लीवर की बीमारियां दूर होती है। वहीं उन्होंने कहा कि दून हरिद्वार किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचे यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के राज में देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करके बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और साथ ही विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली में से नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड वो जनता से संवाद करेंगे और सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके 24 घंटे के में ही राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो ये सवाल आखिरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का एक उचित प्रयास है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, हमें इसका जवाब चाहिए। और आज पूरे प्रदेश की तो कांग्रेस के साथी सहयोगी कार्यकर्ता इस मुहिम में, इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं और इस लड़ाई को निरंतर प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में आतंकी मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर में शरण देने वाले और उसको भगाने में मदद करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक और कार को भी बरामद कर लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले कुछ महीने पूर्व 2 लोगों को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार आरोपी जग्गा और उसका सहयोगी आरोपी नौशाद से लगातार पूछताछ में छुटे हुए थे। ये जगजीत उर्फ जग्गा है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक आईएसआई का टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था। उस समय हमारे जनपद के रहने वाला जगजीत उर्फ जग्गा का नाम आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में जब इसने पैरोल जंप किया, तभी हमने 224, 225 का आईपीसी का धारा हमने पंजीकृत कर दिया था। ये भी हमारे तरफ से भी वांटेड ही चल रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस से पकड़ा तो हमने भी इसका रिमांड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 दिन पहले ये आया था। तो हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें पता करने के लिए हमने पीसीआर मांगा था। तो पीसीआर में 2 दिन का रहा। तो पीसीआर के बाद जो है इसको पैरोल से एस्केप करने में जो मदद करने वाले थे 2 लोग, चेतन पहुजिया और मोहित ग्रोवर, और इन दोनों को बहुत बड़ी भूमिका निकल के आई है। काफी सामान बरामद हुआ है। जैसे
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें।